बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 पे है और जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है वो आपके सामने है। आपने शो करना है कि जी कंसेक्टिव 3 इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल है। इससे पिछली वीडियो में भी मैं यही प्रूफ आपको करवा चुकी हूँ, यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, लेकिन उसमें प्रूफ का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये पास्ट पेपर में बाकायदा स्टेटमेंट के साथ आया हुआ है कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम आप ये शो करें कि इन 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल है। तो आपके प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने प्रूफ किया है वो मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करके दिखाया कि प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय 6। अब हम इसी प्रूफ को डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूव करके दिखाएंगे इसी रिज़ल्ट को कि किस तरह से 3 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल है। तो चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ये जी प्रूफ हमारे सामने है। एक्चुअली में इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम 3 कंसेक्टिव नंबर्स कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल पहला नंबर हमारे पास n है, उसके बाद दूसरा नंबर n+1 और तीसरा नंबर n+3 है। ये जी हमारे पास बन गए 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अच्छा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सीन नहीं है। ये हम जनरली हर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स के लिए बात ट्रू कर रहे हैं, प्रूफ करके दिखाएंगे। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स का कोई सीन नहीं, ये ओवरऑल इंटीजर्स के लिए बात जो है वो ट्रू है। अब हमने ये शो करना है कि जब इनका प्रोडक्ट लिया जाता है तो ये प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल है। अच्छा, इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी वो टेक्निक मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने करना क्या है। देखिए, हमने इसमें यूज़ करना है, पहले हमने 6 के बनाने हैं फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स जो हमने बनाने हैं, जैसे कि आपको पता है कि 2 × 3 = 6, ये 2 फैक्टर्स हैं। इस तरह की फैक्टराइजेशन आप कोशिश करें कि जब आपने इस तरह का प्रूफ करना हो तो आप 6 की इस तरह की फैक्टराइजेशन करें जिसमें दोनों फैक्टर्स आपस में को प्राइम हों, ठीक है। और जैसे 2 और 3 आपस में को प्राइम हैं। अब इसमें मैं जो यूज़ करूँगी मैं पहले तो ये प्रूफ करके दिखाऊंगी। पहले हिस्से में मैं ये प्रूफ करूँगी कि ये जो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है ये 2 से डिविजिबल है, और सेकंड हिस्से में मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि यही प्रोडक्ट जो है 3 नंबर्स का 3 से डिविजिबल है। उसके बाद जब ये दोनों केसेस प्रूव हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो फिर एक और रिज़ल्ट मैं इस्तेमाल करूँगी। वो रिज़ल्ट क्या है, वो रिज़ल्ट भी मैं आपको जनरली बता दूँ। देखिए, नंबर 3 का एक जनरल रिज़ल्ट है कि जब आप ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक इंटीजर a ये c को डिवाइड करता है, और सिमिलरली एक और इंटीजर है b, ये भी c को डिवाइड करता है। ये 2 डिफरेंट इंटीजर्स हैं जो एक वक्त में सेम ही इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर ये रिज़ल्ट हो कि a और b दोनों का GCD 1 है, तो इसका ये रिज़ल्ट निकलता है। इसका मतलब ये है कि a × b का प्रोडक्ट भी c को डिवाइड करेगा, यानी कि इफ़ a डिवाइड c एंड b डिवाइड c साइमल्टेनियसली a और b का GCD 1 भी हो, तो फिर a और b का प्रोडक्ट भी c को डिवाइड करेगा। ये रिज़ल्ट हमारा नंबर 3 का रिज़ल्ट है जो हम नंबर 3 में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये रिज़ल्ट इस थ्योरम के प्रूफ की बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो इस रिज़ल्ट के ऊपर बेस कर रहा है। हम ये रिज़ल्ट इस्तेमाल करेंगे जैसे कि 2 और 3 दोनों का GCD 1 है। अगर 2 भी इस नंबर को डिवाइड कर रहा है और 3 भी इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो फिर इनका प्रोडक्ट यानी कि 6 भी इन 3 नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। अब जैसे मैं मिसाल दूँ आपको, जैसे कि आपके पास 2 और 3 दोनों का GCD जो है वो 1 है, 2 भी 12 को डिवाइड करता है और साथ ही साथ 3 भी 12 को डिवाइड करता है। जबकि 2 और 3 का GCD 1 है, तो फिर 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है यानी कि 6 वो भी 12 को डिवाइड करेगा। ये बात ट्रू नहीं होती अगर इन 2 नंबर्स का GCD 1 ना हो। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझा दिया कि किस तरह से 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर किसी तीसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, तो फिर उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। सेम यही रिज़ल्ट यहाँ पे है कि अगर 2 इन 3 नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और 3 भी इन 3 नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, और जैसे कि 2 और 3 का GCD 1 है, तो फिर 2 × 3 यानी कि 6 भी इन 3 कंसेक्टिव नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। हमारी जो बेसिकली जो हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है वो ये वाला, इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो कोशिश करें, जैसे 6 है इस वक्त हमें ये शो करना है, तो कोशिश करें कि 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाएं, 2 ऐसे फैक्टर्स ले लें जो आपस में को प्राइम हो।
अच्छा जी, नेक्स्ट है, सबसे पहले तो हमने ये शो करना है इस फर्स्ट केस, ये केस नंबर 1 है और ये आपके पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में आपने ये शो करना है कि ये जो प्रोडक्ट है 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का, ये 2 से डिविजिबल है। इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए आपने ये चेक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो भी टेक्निक इस्तेमाल हुई है उसको बाद में हम जो है वो देखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपके पास एक इंटीजर n है, दूसरा इंटीजर कंसेक्टिव उसका n+1 है और तीसरा जो उससे बनता है कंसेक्टिव वो n+3 है। देखिए, इन 3 इंटीजर्स के बारे में आप अंदाज़ा, ये जो 2 इंटीजर्स जनरेट हुए हैं ये n से जनरेट हुए हैं। पहले आपने कोई n कंसिडर किया और फिर उस n का नेबरिंग कंसेक्टिव 2 इंटीजर्स आपने बनाए। तो ये जो n आप सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इस पूरे प्रोडक्ट को ये शो करना है कि क्या ये 2 से चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रोडक्ट में पहले n के बारे में अंदाज़ा लगाना या जजमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये n जो आपने सेलेक्ट किया है, क्या ये n 2 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन 2 केसेस हैं, या तो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, येस और नॉट। अब अगर ये n 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है 2 जो है वो n को डिवाइड कर रहा है या 2 n को डिवाइड नहीं कर रहा है। देखिए, ये 2 केसेस बनते हैं। अब पहला केस अगर मैं कंसिडर करूं कि 2 n को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, मैं इनको आसान लफ्ज़ों में आपको इस तरह से कह सकती हूँ कि जब मैं n को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचता है, तो इसका मतलब है 2 n को डिवाइड कर रहा है। और जब मैं n को 2 से डिवाइड करती हूँ और रिमाइंडर 0 नहीं बचता, तो वो केस है जिसमें 2 n को डिवाइड नहीं कर रहा। अब केस ये देखें जी, आपका ये केस नंबर 1 के ये 2 सब केसेस हो गए। इन दोनों सब केसेस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वो अपने एंगल से डिस्कस कर रहा है, मैं आपको वो भी समझा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेन कॉन्सेप्ट आपका समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि 2n को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि n 2 का मल्टीपल है तो ही 2n को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये जो बात मैंने आपको यहाँ पे कही है, ये भी नंबर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। नंबर 3 में एक रिज़ल्ट ये है कि आपके पास ये मतलब ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन कह लें या नंबर 3 के रिज़ल्ट कह लें, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है वैसे, कि जब भी कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो लाजमी है कि वो नंबर उस नंबर के फैक्टर्स में से एक फैक्टर a लाजमी हो, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकती हूँ कि वो नंबर n जो है वो a का मल्टीपल हो। अब जैसे मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको ये दूँगी, जैसे 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, 2 जो है 6 को भी डिवाइड करता है, 2 8 को भी डिवाइड करता है, 10 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी करता है, एंड सो ऑन। इन सब नंबर्स, या 2 इटसेल्फ 2 को भी डिवाइड करता है, इन सब नंबर्स की जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर 2 लाजमी है, तभी 2 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर जैसे 2 3 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 3 के फैक्टर्स जब आप बनाते हैं तो उसमें 2 नहीं आता। 2 5 को डिवाइड नहीं करता, 2 11 को डिवाइड नहीं करता, 2 9 को डिवाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब 9 की आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 2 नहीं आता। दैट्स वाई 2 जो है वो 9 को डिवाइड नहीं करता। अब जब आप ये कहते हैं कि 2n को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर, इसका दूसरा मतलब है कि जब हम n को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बनता है। इसका कंफर्म मतलब है कि n की जो शेप है वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि n का जो वैल्यू है वो 2 का मल्टीपल है। n को अगर मैं लिखूं जनरल शेप इस केस में जिसमें 2n को डिवाइड कर रहा है, तो n की जो शेप बनती है वो 2m टाइप है, ठीक है। यानी कि n जो है वो इवन नंबर, दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कह सकती हूँ इवन नंबर है, ठीक है। तो इस केस में आप ये क्या करेंगे, आप ये कह सकते हैं। अच्छा जी, तो एक और रिज़ल्ट यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि दूसरा रिज़ल्ट जो इस्तेमाल होना है वो क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है नंबर 3 का ही, कि अगर आपका एक इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है तो फिर आपका ये इंटीजर
उसके हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। यानी कि c को अगर a डिवाइड कर रहा है तो c को किसी भी इंटीजर t से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो भी आंसर आएगा वो भी a से डिविजिबल होगा। यानी कि इफ़ a divides c, this implies a divides c multiplied by t for any t belongs to z। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ज़हन में रखें। तो जो फर्स्ट हमारा सब केस है, जब हम ये कहते हैं कि 2n को पूरा डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि 2n के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। यानी कि n को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इंटीजर से, जैसे n+1 और n+2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो आपके जो केस नंबर 1 का फर्स्ट सब केस है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारा जो n हमने कंसिडर किया है वो 2 से डिविजिबल है, उस केस में जो हमने रिज़ल्ट हासिल किया वो ये कि इन 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी 2 से डिविजिबल है, और हमने अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर लिया। अब चलते हैं केस नंबर 1 के सेकंड सब केस की तरफ, जिसमें हम ये मानते हैं कि 2 जो है वो n को डिवाइड नहीं कर रहा। देखिए, जब 2n को डिवाइड नहीं कर रहा का मतलब ये है कि ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रही। मैथ्स में डिवाइड करने का मतलब ये होता है कंप्लीट डिवीजन, जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है। और हम ये जब ये कहें कि कोई नंबर डिवाइड नहीं कर रहा दूसरे नंबर को, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है। कंप्लीट डिवीजन नहीं है मींस रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? जब किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज़ या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। लेकिन जब वो नंबर एग्जैक्टली 2 के बराबर होगा तो फिर वो रिमाइंडर 0 होगा। ये वाला केस हम पहले कर चुके हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसका मतलब है जब n 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। अब वो कुछ ना कुछ क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा हमेशा हमारा रिमाइंडर जो है वो हमारे डिवाइज़र से छोटा होता है। तो डिवाइज़र इस वक्त 2 है तो हमारा रिमाइंडर 0 या 1 है, सॉरी 2 नहीं है। ठीक है, तो हमारा जब हम कहते हैं कि 2 डिवाइड नहीं करता है इनको, तो हमारा रिमाइंडर 0 से हट के कुछ होता है। और वो रिमाइंडर क्या होता है? या सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि 1 है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से लेस होता है। तो डिवाइज़र इस वक्त चूँकि 2 है, तो जब हम n को 2 से डिवाइड करते हैं और कंप्लीट डिवीजन नहीं होती, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। अब रिमाइंडर अगर हमारे पास 1 बचा है तो इसका मतलब क्या है? n की शेप क्या है? इससे हमें एक इशारा मिलता है कि n की जो शेप है वो क्या है। और ऑटोमेटिकली n का हमें जो यहाँ पे अंदाज़ा मिलता है वो ये है कि n की जो शेप है वो 2m+1 टाइप है, क्योंकि 2m+1 टाइप एक ऐसा नंबर है, अगर आप इसे जाके 2 से डिवाइड करें तो डेफिनेटली रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा। ठीक है जी, तो केस नंबर 1 जब हमारा n जो है वो 2 से डिविजिबल था, उसमें हमने रिज़ल्ट निकाला। अब केस नंबर 2 जब हमारा n जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसमें हमने जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कि n की शेप 2m+1 टाइप है। अब जब n की शेप 2m+1 टाइप होती है तो आप ये जो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है इसमें जाएं और जाके n की ये वाली शेप पुट कर दें। इस शेप को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास n की जगह n+1 की जगह और n+2 की जगह ये चीज़ें बनती हैं। इसमें सेकंड ब्रैकेट में से अगर आप 2 कॉमन निकाल लें तो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये जी सेकंड ब्रैकेट रीशेप होके, और ये थर्ड ब्रैकेट आपके पास रीशेप होके आती। इसमें आप ये देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड 2 का मल्टीपल बन जाता है, और जो भी 2 का मल्टीपल होगा वो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। अब राइट हैंड साइड जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड भी 2 से डिविजिबल है। अब हमारे फर्स्ट केस के जो दूसरा सब केस है जिसमें हम कहते हैं 2n को डिवाइड नहीं कर रहा, उस केस में भी ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल है, और अगर 2n को डिवाइड करता है तो भी हमारा ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो दोनों केसेस में ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज़ 2 से डिविजिबल होता है।
अब मेरी इसी बात को उसने थोड़ा सा रीफॉर्म करके दूसरे एंगल से देख लेते हैं। उसने जब आप ये कहते हैं कि 2 डिवाइड करता है n को और हमारा रिमाइंडर 0 होता है, तो फिर उस केस में n जो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि n जो है वो 2 का मल्टीपल होता है या n इवन भी होता है, तो उसने इस एंगल से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि n अगर इवन है। और दूसरा केस जिसमें 2n को डिवाइड नहीं कर रहा, तो n के बारे में हमने अंदाज़ा लगाया था कि n की शेप 2m+1 टाइप होती है। अब 2m+1 टाइप जो है इस शेप का कोई भी नंबर होगा तो वो ऑड नंबर होता है। उसने यहाँ पे जो प्रूफ किया है, ये प्रूफ अगर आप देख सकते हैं, तो दूसरा मेरी ही बातों का दूसरा एंगल ये बनता है कि मैंने आपको जनरल तरीके से समझाने की कोशिश की कि n एक केस में हम ये सपोज़ करते हैं कि 2 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है। दोनों केसों में 3 नंबर्स का कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल निकला, लेकिन वहाँ जो 2 सब केसेस लिए गए उसमें एक दफ़ा इनको इवन माना गया और एक दफ़ा इनको ऑड माना गया। सेम वही मीनिंग है जो 2 डिवाइड्स हैं और 2 डज नॉट डिवाइड्स हैं। अब चलते हैं 3 की तरफ। 3 की तरफ भी वही कॉन्सेप्ट है कि 3 हो, अब चूँकि जो काम हमने 2 के लिए किया था वही काम हम 3 के लिए करेंगे। जब तक आप n के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, आप इस प्रोडक्ट के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो पहले n के बारे में आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल है, तभी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इन 3 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट n से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए 2 सीन्स, यहाँ पर भी 2 सीन बनते हैं। एक सीन 3 डिवाइड्स n और एक सीन मे बी 3 डज नॉट डिवाइड्स n। जब 3n को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो फिर वही वाला रिज़ल्ट नंबर 3 का n के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो हर मल्टीपल का मतलब है n+1, n को जब मैं n+1 और n+2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी ये प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल होगा अगर n इटसेल्फ 3 से डिविजिबल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड केस, जब n 3 से डिविजिबल नहीं है तो क्या ये प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल है? ये देखिए, जब n 3 से डिविजिबल नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए फर्स्ट केस में जब n 3 से डिविजिबल था तो इसका मतलब है कि जब मैंने n को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, रिमाइंडर मेरे पास 0 बचा, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा n जो था वो 3 की मल्टीपल की फॉर्म में था। तो अगर 3 की मल्टीपल की फॉर्म में है तभी 3 ने इसको डिवाइड किया है, यानी कि n के फैक्टर्स में से एक फैक्टर 3 भी है, यानी कि n की जो शेप बनती है वो 3p टाइप बनती है या 3t टाइप कह लें, t इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, और दूसरा केस जिसमें 3n को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका सेम मतलब ये निकलता है कि जब मैं n को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता। रिमाइंडर 0 नहीं आता का मतलब है कि रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर या 1 आएगा या 2 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से लेस होता है। तो डिवाइज़र है 3, तो इसका रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से लेस भी होता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव भी होता है। तो या तो +1 होगा या +2। अगर हमारा रिमाइंडर +1 आता है तो फिर n की शेप ये है, और अगर हमारा रिमाइंडर +2 आता है तो n की शेप ये है। इस नंबर को जाके जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, इस नंबर को जाके 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। तो 2 केसेस बनते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर 1 है तो फिर n की शेप ये है, और अगर रिमाइंडर 2 है तो n की शेप ये है। ये देखिए दोनों केसेस को उसने डिस्कस किया हुआ है। पहले केस में जब n की वैल्यू कंसिडर करते हैं तो ये प्रोडक्ट का आंसर ये बनता है, ये राइट हैंड साइड इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स वाई इट इज़ डिविजिबल बाय 3। और जब n की शेप हम 3m+2 कंसिडर करते हैं तो ये प्रोडक्ट की शेप ये बनती है फाइनली। अगेन द राइट हैंड साइड इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 और राइट हैंड साइड इज़ डिविजिबल बाय 3, तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिविजिबल बाय 3। सो हमने ये देखा कि हर हाल में, हर केस में ये जो 3 नंबर्स का कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट है ये 3 से डिविजिबल है, चाहे n 3 से डिविजिबल हो चाहे n 3 से डिविजिबल ना हो, लेकिन इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हर हाल में 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली चाहे n 2 से डिविजिबल हो चाहे n 2 से डिविजिबल ना हो, लेकिन इन 3 नंबर्स का कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल है। तो फाइनली क्या रिज़ल्ट निकला? फाइनली ये रिज़ल्ट निकला कि ये 3 नंबर्स का प्रोडक्ट चूँकि 3 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 और 2 आपस में को प्राइम है, दैट्स वाई इनका प्रोडक्ट जो है वो इस 3 नंबर्स के कंसेक्टिव 3 नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। और फाइनली ये प्रूव हो गया कि 6 डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 consecutive integers, hence proved।